ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। ये एक अरिहंत पब्लिकेशन का इनिशिएटिव है। अब इसके साथ साथ आईएएस विद अरिहंत के साथ साथ अरिहंत पब्लिकेशन ने एक काम और किया है। प्रीलिम्स पॉसिबल नाम से एक आईएएस और राज्य पीसीएस के लगभग लगभग 250 पेपरों को अरेंज करके, क्रमबद्ध रूप से अरेंज करके उनके प्रश्नों को, प्लस प्रश्नों की व्याख्या भी दी है। उसके साथ साथ जहां कहीं भी जरूरत है वहां पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दी है, माइंड मैप के रूप में नॉलेज दी है। माइंड मैप का क्या है कि भाई कोई भी चीज है, हमारा दिमाग विजुअलाइज ज्यादा करता है, इंटरकनेक्टिविटी रहती है, टेबल फॉर्म में कोई डाटा अगर रहता है तो उसको याद करना थोड़ा सा आसान होता है। पैराग्राफ फॉर्म में अगर कोई डाटा होता है तो उसको याद करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अब जो भी हम देख रहे हैं इसमें 250 प्रश्न पत्रों में 3500 से ज्यादा प्रश्न बने हैं और उनको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अरेंज करके उन टॉपिकों की नॉलेज दे करके फिर जहां कहीं भी और भी जरूरत पड़ी है एक्स्ट्रा नॉलेज की तो वो भी ऐड कर दी है। ठीक है, तो ये बुक आप ध्यान से ले लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि इस बुक को लेने के बाद क्या होगा कि हम जो भी पढ़ेंगे उसमें जो कुछ भी और भी डाटा अगर ऐड करेंगे, कोई मान लीजिए कई बार क्या होता है कि यहाँ पे तो दे ही रखा है माइंड मैप, उस माइंड मैप में अगर मान लीजिए थोड़ा और भी सुधार करना, अगर मान लीजिए करना पड़े, या मान लीजिए ऐसा होता है कई बार एक्स्ट्रा डाटा और भी देना पड़ता है, तो उसको आप इसी बुक में लगातार जोड़ते चले जाएंगे। तो इसका बेनिफिट ये रहेगा। एक खास बात और भी है इस किताब की कि इसमें गलतियां नहीं है या ना के बराबर गलतियों वाली किताब है। नए नए पब्लिकेशंस जो आते हैं उनमें बहुत सारी गलतियां होती हैं और इस वजह से उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वजह ये रहेगी, अगर मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करी, आप किताब पढ़ते रहे, लेकिन फैक्ट ही आपने अगर गलत पढ़ लिए, डाटा ही आपने गलत पढ़ लिया, तो भाई प्रोड्यूस क्या करेंगे, गलत ही प्रोड्यूस करेंगे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे तापीय प्रसार एवं कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। अब तापीय प्रसार की बात करें तो इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु को हम गर्म करें या किसी पदार्थ को गर्म करें तो उसके अणु क्या करते हैं, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। अब वाइब्रेट ज्यादा करने के लिए उनके बीच में गैप ज्यादा होना चाहिए। गैप ज्यादा होगा, मान लीजिए हर एक मॉलिक्यूल ज्यादा गैप की डिमांड करेगा तो धीरे 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 वस्तु क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, तापीय प्रसार कहा जाता है। अब हम बात करें तो तापीय प्रसार को 3 अलग अलग कंडीशन में पढ़ा जा सकता है। भाई हमने सामान्य अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, तो पदार्थ ठोस के रूप में हो सकते हैं, द्रव के रूप में हो सकते हैं और गैस के रूप में हो सकते हैं। अब क्योंकि ठोस के रूप में जब कोई पदार्थ होता है तो उसमें लंबाई भी संभव है। मान लीजिए हमने एक तार बना दिया, उसमें सिर्फ लंबाई है। तार का या डंडे का जो परिभाषा दी जाती है वो इसी तरीके से दी जाती है कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई के अनुपात में उसकी मोटाई नगण्य हो या शून्य मानी जा सकती हो या बहुत कम हो, उसको क्या कहेंगे, एक दिशीय चीज कह देंगे। तो इसमें लंबाई भी पॉसिबल है। लंबाई गुणा चौड़ाई, जैसे हमने मान लीजिए कोई प्लेट, तस्तरी, थाल या कोई और ऐसी चीज, तो उन चीजों में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं, इसलिए क्षेत्रफल में भी प्रसार हो सकता है। इसके अलावा तीसरी डायमेंशन भी होती है ठोसों में, लंबाई, चौड़ाई और उसके साथ साथ ऊंचाई, तीनों का गुणा हो जाता है तो उसको आयतन कहते हैं। तो ये हो जाएगा रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। तो अगर हम बात करें यहां पे कि देखिए, जो वृद्धि हो रही है वो डिपेंड करती है कि शुरुआत में कितनी लंबाई थी। लंबाई जितनी ज्यादा होगी वृद्धि भी उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरी बात ये डिपेंड करती है कि भाई टेम्परेचर आपने कितना बढ़ाया। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे लंबाई में उतनी ही ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। दोनों को मिलाकर के हम डेल्टा एल बराबर अल्फा, ये अनुपात है, ये अल्फा एल डेल्टा टी के रूप में लिख सकते हैं। ये जो चीज है इसी को क्या कहा जाता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब डिफरेंस की बात हो रही है, तो इसका मात्र क्या बनेगा भैया, लंबाई से लंबाई वाला कैंसिल हो जाएगा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसका मात्रक बन जाएगा। या ये कहिए
कि एकांक लंबाई की किसी छड़ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसमें हुई वृद्धि क्या कहलाती है? रेखीय प्रसार गुणांक कहलाती है। आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ऐसे देखेंगे, छड़ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर छड़ की लंबाई में वृद्धि तथा छड़ की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात के बराबर। आप सीधे सीधे इसको भी एक ही मान लीजिए ना, अनुपात क्यों निकालना है, आसान परिभाषा हो जाएगी। वैसे ही बीटा को भी कैसे डिफाइन किया जाएगा? बीटा होगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के लिए यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये क्योंकि एरिया की बात हो रही है इसलिए फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल के किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि बीटा कहलाती है या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाती है। ऐसे ही जो तीसरा होगा उसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी, क्योंकि आयतन में परिवर्तन हो रहा है, अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। फिर से परिभाषा की बात करें तो एक आयतन वाली या एकांक आयतन वाली किसी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो आयतन में वृद्धि होती है वह किसके बराबर होती है? गामा के बराबर होती है। इन सभी का जो, क्योंकि ये एक ही तरह की राशि है, इनका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहां तक क्लियर है। अब इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे रेखीय प्रसार गुणांक का आप एग्जांपल देख सकते हैं कि गर्मियों के दिनों में क्या होते हैं, बिजली के खंभों पर जो तार लगे रहते हैं वो ढीले होकर के लटक जाते हैं। सर्दियों के महीने में क्या होता है, वो फिर से टाइट हो जाते हैं। इसका मतलब चीजें फैलती हैं। रेलवे की पटरियों की बात करें तो उनके बीच में भी दो गाटरों को जोड़ते समय उनके बीच में एक गैप रखा जाता है। घर पर जब हम घर बनवाते हैं तो लेंटर बनवाते समय जो सरिया हम इस्तेमाल करते हैं कभी भी उन्हें इस तरीके से एक दूसरे के सामने नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब गर्मियां आएंगी तो लोहे में प्रसार होगा, जिससे क्या हो जाएगा, लेंटर चटक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से रखते हैं। अब कितना भी बढ़ लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं द्रवों के ऊपर। भाई द्रव में ना तो लंबाई होती है ना क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट है, द्रव में तो सिर्फ आयतन वाला कॉन्सेप्ट है। पर यहां एक समस्या है। समस्या यह है कि द्रव कभी भी अकेला नहीं रहता। आप किसी भी द्रव का कोई भी गुण अगर मापेंगे तो किसी ना किसी बर्तन में तो रखना पड़ेगा ना। मतलब द्रव हमेशा ठोस के साथ ही काउंट किया जाता है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि जब हम गर्म करेंगे तो पानी या जो भी द्रव है वो भी क्या करेगा, विस्तारित होगा। पानी का एग्जाम्पल अभी हम नहीं लेते हैं, बाकी अन्य द्रवों की बात हम कर लेते हैं। वो भी क्या होगा, विस्तारित हो जाएगा। अब लेकिन जो बर्तन है, मान लीजिए कि एक कोई स्टील का ग्लास है, उसमें हमने इस चीज को रखा हुआ है, तब भी क्या होगा, वो स्टील वाला ग्लास भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अब ऐसे मान के चलिए, आप ऐसे मान के चलिए कि स्टील वाले ग्लास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस टाइम पे जो आयतन गुणांक होगा, यहाँ पे आयतन प्रसार गुणांक होगा, वो रियल हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें वृद्धि ना होती हो। इसका मतलब जैसे मान लीजिए ये लेवल है पानी का, हमने गर्म करना स्टार्ट किया, अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब या तो बर्तन नहीं फैल रहा है, बिल्कुल भी बर्तन में प्रसार नहीं हो रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, या फिर बर्तन में बहुत कम प्रसार हो रहा है। अगर मान लीजिए स्थिर है, गर्म करने के बाद भी यहां थे और अब गर्म करने के बाद भी यही है, इसका मतलब बर्तन में उतना ही प्रसार हो रहा है जितना पानी में प्रसार हो रहा है। तो पानी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, बर्तन फैल के और बड़ा हो जाता है। अगर ऐसा हुआ कि भाई अगर मान लीजिए तल यहां पर था और हम गर्म करते हैं तो तल और नीचे चलता चला गया, इसका मतलब बर्तन में प्रसार ज्यादा हो रहा है और द्रव में प्रसार कम हो रहा है। अब इसके आधार पर जब आपने देखा कि सच में जब बर्तन में कोई प्रसार नहीं होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रसार गुणांक कहेंगे। हकीकत में ये गामा ही है। और अगर मान लीजिए आपने बर्तन को साथ में कंसीडर कर लिया है, आपने ये देख लिया है कि बर्तन में प्रसार कितना हुआ, उसको जोड़ घटा लिया है, तो वास्तविक प्रसार गुणांक कहेंगे। और भैया अगर आपने नहीं जोड़ा घटाया है इसको,
तो इसको आभासी प्रसार गुणांक कहेंगे। इसमें बर्तन का की वजह से जो द्रव है वो हमको कम फैलता हुआ या कम विस्तारित होता हुआ दिखाई देता है। परिभाषा की बात करें तो वास्तविक प्रसार गुणांक किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात के बराबर होती है। एक्चुअली ये भी गामा ही होता है। तो रियल जब कहेंगे तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी वही हो जाएगा बिल्कुल। वर्चुअल की बात करेंगे तो गामा वर्चुअल इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा वी डैश अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या ऐसे सीधे सीधे आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को इस तरह से अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो आप ये कह दीजिए कि यदि हम परिभाषा इस तरह से अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से कह दिए कि यदि हम बर्तन के प्रसार को कंसीडर ना करें तो होने वाला प्रसार आभासी प्रसार गुणांक कहलाता है। अब अल्फा की बात करें तो उसमें एक साइड है लंबाई, बीटा की बात करें तो दो साइड है लंबाई गुना चौड़ाई, गामा की बात करें तो तीन साइड है। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर 1:2:3, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई अल्फा अपॉन 1 इक्वल बीटा अपॉन 2 और गामा अपॉन 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अल्फा का गामा के साथ रिलेशन पूछ सकता है, बीटा का गामा के साथ रिलेशन पूछ सकता है, तो वैसी कंडीशन के लिए आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा। लेकिन हमने अभी जब गलती से बोला कि भाई जल को अभी कंसीडर नहीं करेंगे, उसकी यही एक वजह थी। बाकी सभी द्रव गर्म करने पर क्या होते हैं, विस्तारित होते हैं, फैल जाते हैं। लेकिन अगर हम बर्फ को गर्म करते हुए द्रव में बदलें फिर उसको और भी गर्म करें तो यहाँ पे हमको एक अलग ही तरह का व्यवहार दिखाई देता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इधर हम आयतन की बात कर लेंगे इधर वाली साइड में, और इधर वाली साइड में हम टेम्परेचर की बात करेंगे। मतलब कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले आयतन काफी ज्यादा होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर के आयतन अपने न्यूनतम लेवल पर पहुंच जाता है, या कहिए कि घनत्व अधिकतम लेवल पर पहुंच जाता है। पानी इस टाइम सबसे भारी होता है, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला होता है, मतलब अपनी सभी अवस्था में। ऐसा नहीं कि हम उसको पारे से तुलना करने लग जाएंगे। इसका मतलब अब हम इसको एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो भाई देखिए बाकी सभी क्या हो रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उनमें वृद्धि हो रही है, तो बाकी सभी इस तरह का ग्राफ शो कर रहे हैं, पानी इस वी टाइप का ग्राफ शो कर रहा है। इसका मतलब एक बात कि जो बर्फ है उसका आयतन ज्यादा है तो उसका घनत्व भी कम होगा, मतलब सीधा सीधा पानी से घनत्व कम है तो वो पानी पर ऊपर तैरेगी। अब दूसरी बात यह है कि जो पानी सबसे ज्यादा डेंस होगा तो ज्यादा डेंसिटी वाली चीज नीचे चली जाती है और कम डेंसिटी वाली चीज ऊपर आ जाती है। तो झील वाली कंडीशन में क्या होगा, जहां ध्रुवीय क्षेत्रों में ज्यादा ठंड पड़ती है या ज्यादा ठंडे इलाकों में झील की ऊपर की लेयर जम जाती है। अब क्योंकि उसका तो भाई आयतन ज्यादा था, घनत्व कम था, तो वो ऊपर ही रहेगा। जो पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड का है वो एकदम तली में चला गया। अब क्योंकि वो सबसे भारी है तो ऊपर नहीं आएगा, और उसकी ऊर्जा को बर्फ अपने में से अंदर से आर पार होने नहीं देती। बर्फ एक तो व्हाइट होती है, व्हाइट कलर क्या होता है, हर तरह के प्रकाश को, हर तरह के रेडिएशन को क्या कर देता है, वापस कर देता है। इसके अलावा बर्फ को ऊष्मा का कुचालक भी माना जाता है, हवा को भी कुचालक माना जाता है। तो इसका एक ही मतलब हुआ कि नीचे का पानी कभी नहीं जमेगा, ऊपर की लेयर जम जाएगी, जिसकी वजह से तालाबों में, झीलों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो जीवित रह पाते हैं, मछलियां वगैरह जैसे। अब एक यहाँ पे चीज देखेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए आलू की फसल है, पानी का हमने देखा कि बर्फ जमने पर आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है तो आलू का तना क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ने से फट जाएगा।
आलू की फसल बर्बाद हो जाती है जब पाला पड़ता है, मतलब बर्फ जम जाती है एनवायरमेंट में। दूसरा, सरसों का जो बीज अगर आप देखेंगे, कच्चा सरसों का बीज अगर उसको खोल करके देखेंगे तो वो ही पानी जैसी संरचना होती है, उसमें पानी का बहुत कंटेंट होता है। ज्यादा जाड़ा पड़ने की वजह से, ज्यादा सर्दी की वजह से जब बर्फ जमने लगती है तो अंदर वाले बीज फैल जाते हैं। अब फैल जाएंगे तो उसकी वजह से उनमें जगह जगह छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से सरसों की फसल भी ज्यादा पाले में बर्बाद हो जाती है। भैया करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि किसान को खेत में पानी दे देना चाहिए। हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है तो वो काफी देर से जमता है, तो ये काम किया जा सकता है। एक चीज और आपने देखी होगी कि जब भी आप कांच के किसी बोतल वगैरह में या कांच का कोई ऐसा बर्तन जो ऊपर से सकोच हो, छोटा मुंह वाला हो, उसमें बर्फ रखते हैं तो घर वाले डांट देते हैं। उसकी वजह ये है कि भाई प्लास्टिक की बोतल में आप रखेंगे तो वो फैल सकती है, थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लेगी तो वो फटेगी नहीं, लेकिन कांच थोड़ा सा परिवर्तन होने पर भी तुरंत चटक जाता है। तो ठंडा करेंगे तो कांच क्या होगा, कम आयतन करेगा, सिकुड़ेगा, और बर्फ क्या करेगी, फैलेगी। दोनों में अपोजिट टाइप का क्रिया होगा, जिसकी वजह से कांच की बोतलें टूट जाती हैं। इसके अलावा देखेंगे कि यूरोपियन देशों में जैसे बर्फ बहुत पड़ती है तो वहां पे जो पानी की सप्लाई होती है, पानी की जो सप्लाई है, पाइप जो पड़े हुए हैं, अगर पाइप ऊपर होते हैं जमीन से वो जम जाते हैं। जमने की वजह से बर्फ उनमें फैलती है तो उसकी वजह से जगह जगह पे उनमें लीकेज होने की समस्या हो जाती है। ठीक है, इस तरह का जो हमने देखा अभी, ये जो चीज है यही क्या कहलाती है, जल का असामान्य प्रसार या असामान्य व्यवहार कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई गैसों में कैसे प्रसार होगा। तो अभी तक तो हम आयतन की बात कर रहे थे, लेकिन किसी भी गैस को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक्चुअली क्या है, देखो पानी कहीं भाग नहीं जाएगा, पानी का आयतन फिक्स रहता है, लेकिन गैस का तो आयतन भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। एक अगर निश्चित ताप है तो पानी का आयतन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन गैस का तो आयतन भी बदल सकता है, चाहे टेम्परेचर जो भी हो। इसमें एक चीज और इफेक्टिव हो जाती है, हम ये कह सकते हैं कि किसी गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए P, आयतन V और टेम्परेचर T की आवश्यकता पड़ती है। इन तीन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। गैसों में प्रसार जब देखेंगे तो कहेंगे कि आयतन प्रसार गुणांक, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं तो ये तो हम एक मान लेंगे या कांस्टेंट मानेंगे, तो हमारे बीच में एक तो इसका प्रसार गुणांक निकल के आएगा और एक निकल के आएगा इसका। तो नियत दाब पर भाई एक तो टेम्परेचर में हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज किया है, अब अगर इसको नियत कर देंगे तो इसमें चेंज आएगा, V को अगर नियत कर देंगे तो P में चेंज आएगा। ठीक है, नियत दाब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर गैस के आयतन में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं गैसों का। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एकांक आयतन वाली गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को ही आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। आप इससे बच जाएंगे अनुपात को कहने से। अब की बार हमने क्या कर दिया, अब की बार हम वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होने देंगे, इसको फिक्स कर देंगे, तो रिलेशन बनेगा P और T के बीच में। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एकांक दाब वाली किसी गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर गैस के दाब में होने वाली वृद्धि दाब प्रसार गुणांक कहलाती है। ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक तथा दाब प्रसार गुणांक 1/T के बराबर होते हैं। जैसे ठंड में मुंह से सांस लेने पर भाप का निकलना बाहर आता है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से पानी क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, भाप जो है वो जल की बहुत छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होने लगती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कैलोरी मिति का सिद्धांत। देखो, कैलोरी मिति का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण का ही एक नियम है, मतलब कि ऊर्जा को आप नष्ट नहीं कर सकते और ना ही ऊर्जा को बना सकते। इसका मतलब ऊष्मा के लिए भी, क्योंकि ऊष्मा भी एक तरह की ऊर्जा ही है,
तो आप जितनी ऊर्जा देंगे उतनी ही, या आप जितनी ऊष्मा देंगे उतनी ही ऊष्मा अगली वस्तु को प्राप्त हो जाएगी, या दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। कहीं कोई घाटा नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस हो ही नहीं सकती। तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा, हम ये भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हमेशा ऊष्मा गर्म से ठंडी वस्तु की तरफ प्रवाहित होती है। तो ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, ठीक है। यहीं से वो वर्ड जो आपने पढ़ा था कैलोरीमीटर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा भाई गर्म करने से विस्तारण, विस्तारण मतलब वही थर्मल एक्सपेंशन, चीजों का बढ़ जाना। कह रहा केवल ठोस पदार्थों में होता है। नहीं, हमने अभी पढ़ा सब में होता है। कह रहा पदार्थ का भार बढ़ा देता है। कैसे? पदार्थ का भार तो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? एम बदल नहीं सकता, तो सिर्फ और सिर्फ जी पे डिपेंड करता है। पदार्थ का घनत्व तो घटा देता है। हाँ बिल्कुल। और कह रहा है सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। द्रव्यों की जगह एक्चुअली द्रव्य अगर कह दिया तो ठोस कहने की जरूरत नहीं थी, द्रव शब्द यूज होना चाहिए। द्रव्य तो तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो कह रहा समान दर से होता है? नहीं, लोहा किसी और दर से फैलेगा। पानी है वो तो और सिकुड़ जाता है अगर हम उसको बर्फ को गर्म करें तो। इसका मतलब दर समान नहीं होती है। तो हमने इन तीन को देख लिया कि भाई ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने तीनों का भी पढ़ा। पदार्थ का भार बढ़ा देता है तो भार का प्रसार के साथ कोई रिलेशन नहीं, बस उनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अणु तो उतने ही रहते हैं ना, विमान उतना ही रहेगा। फिर कह रहा है कि भाई सभी में समान दर से, जितनी भी चीजें सब में समान दर से हो रहा है। अब ये भी गलत है। अब ये अगर तीन गलत हैं तो फिर ये जो ऑप्शन ये है, अब ये चाहे जो भी है यही होगा। जाहिर सी बात है कि अगर आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व को घटना पड़ेगा। प्रसार का मतलब सामान्य प्रसार की बात हो रही है, यही होता है। वजह है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। इनके बीच में, अब ये अगर कांस्टेंट है तो इनके बीच में उल्टा रिलेशन होता है। अगर घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कम होगा, अगर घनत्व घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। इस तरह से इनके बीच में संबंध होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑलरेडी इसका एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं, तो फिर से उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस इस चीज को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, ताकि आगे भी हमको ये काम आ पाए। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई, छड़ है बढ़ेगी हर तरफ, चौड़ाई तो तब घटेगी ना अगर हम किसी चीज को खींच के लंबा करेंगे। तब तो ये है कि भाई इसका क्या करेंगे, अगर हमने लंबा करना स्टार्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, मोटाई में कम होता चला जाएगा और लंबाई में बढ़ता चला जाएगा। ये कह रहा है अप्रभावित रहती है, बढ़ती है, घटती है, अव्यवस्थित होती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है शीशे की छड़ बढ़ती है, क्योंकि कोई भी चीज फैलेगी अगर इस तरह की छड़ है तो सभी दिशाओं में फैलेगी ना, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। ठोसों का एक निश्चित आयतन व एक निश्चित आकार होता है। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई हर एक चीज में वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि को उस ठोस का तापीय प्रसार कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। लेकिन अगर कहे आपसे कि विस्मित के लिए ऐसा है तो कुछ टेम्परेचर पर, ऐसा नहीं हमेशा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर बिस्मिथ में बर्फ की तरह उल्टा रिलेशन पाया। चलिए उस तरह की चीज पे ज्यादा ध्यान फोकस नहीं करना हमको। अब कह रहा है भाई कथन बोल रहा है, उसके बाद कारण बोल रहा है, फिर कूट छांटने के लिए बोल रहा है। कह रहा है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बिल्कुल, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है। तो हमने, आपको याद होगा पिछली क्लास में पढ़ा था कि बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट
हीट है वो 80 होती है। हमने वहां पे ये भी कहा था कि शरबत बनाने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी की अपेक्षा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ ज्यादा बेटर ऑप्शन है। वजह है कि वो इतनी एक्स्ट्रा ऊर्जा को और अवशोषित कर लेगी, मतलब ज्यादा मात्रा को ठंडा बना देगी। तो भैया ये क्या कह रहा है, दोनों ही बात सही है और ये सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। ऑलरेडी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में कि निम्न ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं गलन की। और ये कितनी होती है, पानी के लिए बात करेंगे तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक, इसलिए जब बर्फ को पेय पदार्थ में डाला जाता है तो यह पिघलने के लिए अधिक ऊष्मा ग्रहण करती है, जिससे पेय पदार्थ क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब आगे बात करते हैं। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अब ये कैलकुलेटिव है। पहले अब इसमें स्टेप क्या है, देखिए स्टेप काउंट करने पड़ेंगे। पहले बर्फ से बनेगा पानी, कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। फिर ये पानी कन्वर्ट होगा पानी में ही, लेकिन ये पानी कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। और फिर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भाप में कन्वर्ट होगा जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की रहेगी। हालांकि अब हम बात करें तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए पूछ लिया तो इसको हैंडल कैसे करना है। भाई बर्फ से जब पानी में बदल रहा है तो अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। अवस्था में जब परिवर्तन आता है तो ऊष्मा क्या होती है, Q बराबर ml, आइस लिख सकते हैं, यहाँ पे आइस के लिए बात हो रही है। ठीक, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे हम Q2 मान लेते हैं। गर्म करते वक्त विशिष्ट ऊष्मा वाला कॉन्सेप्ट जागृत होता है। फिर भाप बनेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप बनेगी, फिर से अवस्था परिवर्तन होगा तो फिर से लेटेंट हीट की आवश्यकता पड़ेगी। स्टीम की वजह से हमने एस लिख दिया। भैया 1 ग्राम कह रहा है तो इसका मतलब Q बराबर 1 गुना, अभी हमने देखा था कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, 80 होती है। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, M 1 हो गया, बर्फ की हमने विशिष्ट ऊष्मा भी 1 पढ़ रखी है, टेम्परेचर डिफरेंस 100। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 80, इसको सॉल्व करेंगे तो 100। भैया इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुना 540 ले सकते हैं, 536 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऑप्शन को देख लेंगे। अब इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो कुल ऊष्मा की कितनी की आवश्यकता होगी, तो कुल ऊष्मा की आवश्यकता होगी 540। हमने उस दिन देखा था ना कि भाप से जलना ज्यादा खतरनाक है, प्लस 100 प्लस 80। भाई इनको जोड़ेंगे 600 हो गए, 100 और मिल गए 700 हो गए, और ये हो गए आपके 720। कौन सा ऑप्शन होगा आप समझ गए। ठीक है, इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन ये 2010 के बाद जब यूपीएससी ने पैटर्न को चेंज किया, अब क्योंकि पहले तो खूब पूछते थे इस तरह के प्रश्नों को, काफी डीप में जाकर के पूछते थे, लेकिन अभी जो रिसेंट में देखने में आ रहा है लगभग 14 सालों में, तो इस तरह के ट्रेंड को यूपीएससी ने खत्म किया है अपने यहां से, तो बाकी स्टेट पीसीएस भी अब इससे धीरे 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 दूर हट रहे हैं, लेकिन हमने किया है इसको। ओके, ऑलरेडी एक्सप्लेन हमने जैसे किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। कह रहा है नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु का बल। भाई एक खोखली रिंग है, उसमें एक गेंद रखी हुई है, मान लीजिए लोहे की गेंद रखी हुई है। अब कह रहा है पत्ती से बने धातु बल, मतलब ये के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु धातु वलय को गर्म करें तो, धातु वलय को गर्म करेंगे तो वलय और फैल जाएगा, गोलक क्या हो जाएगा, बड़े आराम से इसमें से
निकल जाएगा, जो भी ऑप्शन इसमें से होगा उसको टिक कर देंगे। तो मतलब वलय बड़ा हो जाएगा, गोला उसमें से बड़े आराम से निकल जाएगा। गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। गोलक अटक जाएगा क्योंकि छिद्र का व्यास घट जाएगा। नहीं, यहां पे देखेंगे कभी भी, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक टुकड़ा लिया और उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया, तो सोचने पर ऐसा लगेगा कि भाई जब चारों तरफ बढ़ रही है तो इसका मतलब ये जो छेद हमने बनाया है ये क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। नहीं, छेद जो भी होल होता है वो हमेशा बढ़ता चला जाता है गर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा यदि गोलक को गर्म करें तो वो वलय में अटक जाएगा, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो गोलक से निकल जाएगा, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, वलय का व्यास बढ़ जाएगा। अभी हमने इसी चीज को एक्सप्लेन किया है। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा डाटा क्या दे रखा है। अभी किसी वस्तु की एकांक लंबाई में रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिए हैं, इनके बीच के रिलेशन को भी पढ़ लिया, अभी तुरंत ही पढ़ा है। अब आगे चलते हैं। कह रहा भाई निम्न चित्रों में दो धातु की पट्टियां हैं ए और बी, और दोनों को क्या कर दिया जाता है, चिपका दिया गया है, ज्वाइंट कर दिया गया है। गर्म करेंगे तो ए बी की अपेक्षा अधिक प्रसारित होती है, ये ज्यादा फैल जाएगी। चिपका दिया है इसलिए छोड़ के नहीं जा सकती, तो ये ज्यादा फैलेगी और ये वाली कम फैलेगी, तो ये तो चली जाएगी किधर, अंदर की तरफ, और ये आएगी बाहर, क्योंकि जो जितना बाहर होगा उसको फैलने का उतना ही मौका मिल जाएगा। अब आपको जहां भी इस तरह का चित्र दिखे कि जो लाइन वाली चीज है वो ऊपर हो और बिना लाइन वाली नीचे हो, वही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी उसी बात को बताया गया है कि जब दो भिन्न भिन्न धातु की पट्टियों जिनके तापीय प्रसार गुणांक अलग अलग है इनको गर्म करते हैं तो पट्टी ए तथा पट्टी बी में असमान प्रसार होता है। क्योंकि पट्टी ए में जो प्रसार हो रहा है वो बी से ज्यादा होता है, इसलिए पट्टी ए की सतह उत्तलाकार होगी, जबकि कम प्रसारित होने वाली पट्टी की सतह अवतलाकार होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तापन के कारण पदार्थों में होने वाले प्रसारण के संबंध में, प्रसारण मतलब, प्रसारण शब्द वैसे हालांकि गलत है, प्रसारण का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को चारों तरफ वितरित कर देना। ठीक है, आईटी का वर्ड होता है प्रसारण। प्रसार शब्द सही है यहाँ, ठीक है, या विस्तार शब्द सही है, कोई बात नहीं, हमको शब्द पे नहीं जाना है। के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। कह रहा है जैसे जैसे बर्फ पिघलती है इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक समान प्रसारण होता है। अरे प्रसारण कहाँ हो रहा है, बर्फ में तो हमको ये देखने को मिला था ना, आयतन और घटता चला जा रहा था, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो, हटाइए। पारद तापमापी, पारा तापमापी या मरकरी थर्मोमीटर तापन के कारण प्रसार होने के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। हाँ, पारा एक द्रव है, जिसको गर्म करेंगे तो वो फैलेगा। अब जो कांच है वो अपेक्षाकृत रूप से कम फैल रहा है, तो पारा क्या करता है, ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है। मान लीजिए 99 पे जाके रुक गया तो हम कह देंगे टेम्परेचर 99। वो अलग बात है कि कौन सा थर्मामीटर है, वो कल हमने उस चीज को पढ़ा। दो रेल की पटरियों के बीच ये सिद्धांत पे काम करता है, तो हाँ बिल्कुल, पारा गर्मी की वजह से ही फैलता है, तभी तो बुखार का पता लगा पाते हैं ना डॉक्टर। ये कह रहा है दो रेल की पटरियों के बीच तापन के कारण होने वाले प्रसारण की संभावना रखने के लिए थोड़ा अंतराल रखा जाता है। हाँ बिल्कुल, अंतराल रखा जाता है। पटरी यहाँ पे खत्म हुई और फिर दूसरी पटरी आएगी, वो ऐसे करके, इनको ज्वाइंट को डायरेक्ट कभी वेल्डिंग करके नहीं, बल्कि इस ज्वाइंट को ऐसे करके जोड़ा जाता है, समझ गए, ताकि अगर कोई प्रसार हो तो वो आगे बढ़ सके। ये बात भी बिल्कुल सही है। कह रहा है किसी धातु के तार का ताप बढ़ाने पर उसकी लंबाई बढ़ती है, तो हाँ धातु के लिए हमने यही पढ़ा है, तो ये बात भी सही है। अब देखिए पूछ क्या रहा था असल में, अगर हमने ये देख लिया कि ये 3 सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। पूछ रहा था सही कौन सा नहीं है, हमने सबसे पहले ही देख लिया था, ऑलरेडी हम इस चीज को एक्सप्लेन भी करते गए हैं साथ साथ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
कथन ए सही नहीं है, क्योंकि बर्फ पिघलती है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका संकुचन होता है, अर्थात आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। हमने कहा था 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। अब ये कह रहा है कि और अगर गर्म करेंगे तो फिर से आयतन बढ़ने लगेगा और घनत्व क्या होने लगेगा, घटने लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा अधिक सर्दी में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। ये किस कारण से होता है? एक तो भाई हम जानते हैं कि बर्फ का जो घनत्व है वो कम है, कम घनत्व वाली चीज ऊपर तैरती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी का घनत्व ज्यादा है, इसलिए वो नीचे रहेगा। कह रहा झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं। कह रहा भाई अधिक सर्दी में जल की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण यह है कि झील की सतह पर जमी बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है। भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया, यही तो बात कही थी कि नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, उसमें से ऊष्मा आएगी जरूर, लेकिन क्योंकि बर्फ व्हाइट होती है एक तो, और खुद में कुचालक होती है, तो ना तो वो ऊष्मा को ऐसे करके रेडिएशन के तौर पर जाने देती है और ना ही वो खुद एब्जॉर्ब करती है। इसलिए टेम्परेचर नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, और जिसकी वजह से जो झील है वो नहीं जमती है पूरी की पूरी। ये उसी बात को फिर से इसमें बताया गया है जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होकर बर्फ के रूप में सतह पर ही जमने लग जाएगा। उसकी वजह ये है कि इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, और कम घनत्व वाली चीजें ऊपर, अधिक घनत्व वाली नीचे होती है। ऑलरेडी हम इसको 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक ताप निम्नलिखित होता है। 0 डिग्री या सेल्सियस, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या 50 डिग्री या 100 डिग्री। अरे भाई हर टेम्परेचर पर पानी का जो घनत्व है वो अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर आयतन इसका मिनिमम होता है, डेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होती है। ग्राफ आप याद रखिएगा, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, यहां भी घनत्व क्या होगा, कम होगा, मतलब आयतन ज्यादा होगा, बर्फ की बात हो रही है। और 50 डिग्री सेंटीग्रेड फिर से और गर्म करेंगे तो आयतन फिर से बढ़ रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड फिर से आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब बाकी ऑप्शन नहीं है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अभी इस चीज को ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपेक्षिक घनत्व की बात करें, देखो डेंसिटी को पहले हमने डिफाइन किया था, तो हमने ये कहा था कि m/v एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। यदि पानी के सापेक्ष किसी पदार्थ का घनत्व क्या कहलाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। क्योंकि किसके साथ रिलेशन, पानी के कंपेयर में, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया भैया कि किसी पदार्थ का जो घनत्व है उसमें पानी के घनत्व का आप दे दीजिए भाग, तो ये रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब फिर से लौट के आते हैं टॉपिक पर। पानी को कहा जाता है हाइड्रो, इसलिए आपेक्षिक घनत्व को, मतलब पानी के कंपेयर में किसी चीज के घनत्व को मापने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसको हाइड्रोमीटर कहते हैं। ऐसे ही दूध को लैक्टो कहा जाता है। तो भैया दूध की आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने वाला जो तत्व है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लैक्टोमीटर कहते हैं। ऐसे ही हवा में आर्द्रता या नमी या भाप की मात्रा को ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा वो भी एक तरह का रिलेटिव डेंसिटी ही होती है, इसी का अलग रूप होता है। तो भाप को हाइग्रो कहा जाता है।
तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइग्रोमीटर कह देंगे। तो 3 वर्ड हैं, ये तीनों एक ही हैं, बस बहुत अंतर इनमें नहीं है। जल का अधिकतम घनत्व कहाँ होता है भाई, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए K माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल C अपॉन 5, 5 से 5 कैंसल, और भैया यहाँ पे 4 रख देंगे तो K बराबर 4, इस ये माइनस की चीज है, ये इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी 273, 4 जोड़ देंगे तो 277 केल्विन में ये आंसर आ जाना चाहिए। ये ऑप्शन सही होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां से डायरेक्ट देखेंगे कि 4 जो टेम्परेचर है उसमें 273 जोड़ दिया, उसकी वजह से 277 केल्विन आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो। भाई एक बात बताइए, 4 डिग्री पर तो घनत्व सर्वाधिक था, ये मैक्सिमम था। 100 डिग्री पर क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। तो जो चीज तैर रही हैं, जैसे जैसे घनत्व पानी का कम होता जाएगा, जो चीजें तैर रही हैं वो भी डूबने लग जाएंगी। भाई तैरने का सिद्धांत क्या कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत या प्लवन के जो सिद्धांत हैं कि अगर मान लीजिए वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वस्तु तैरेगी, अगर बराबर है तो वस्तु को आप जहां छोड़ेंगे वहां तैरेगी, डूबती हुई तैरेगी। और अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ये कह रहा है भाई तब तक तैर रहा है मतलब कम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी अधिक आसानी से तैरेगा नहीं, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, शरीर डूब जाएगा। अभी इसको एक्सप्लेन किया है, बड़े आराम से आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें, अभी मैंने बताया था कि घनत्व तो लगातार कम होता चला जाएगा, जो भी चीज तैर रही होंगी वो सिंक करने लग जाएंगी। तो ऑलरेडी हमने बात कही कि वहां पे घनत्व कम हो जाएगा, कम घनत्व हो जाएगा तो उसकी वजह से शरीर की अपेक्षा उसका घनत्व कम हो जाएगा और शरीर क्या होने लगेगा, डूबने लगेगा। चलिए अब देखते हैं, जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन, भैया इसका आयतन ना तो बढ़ता है ना घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। इस तरह का कर्व ये शो करता है, इसलिए जो ऑप्शन है आप समझ गए। अब आगे बढ़े, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर वहां पे कुछ एक्स्ट्रा डाटा होगा तो उसको अंडरलाइन कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है भाई गर्म करते हैं तो आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ऑलरेडी हम इस चीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम हो जाता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसी को जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। फिर से वही बात है, 4 डिग्री तो अभी भी बीच में आएगा ना, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, जहां कहीं भी वो ऑप्शन होगा मान लेंगे उसको। तो 9 से लेके 4 तक इसका आयतन क्या होगा, घटेगा, लेकिन 4 से लेके बर्फ तक या 0 तक उसका आयतन बढ़ने लगेगा। सिंपल सी बात है, इसमें और कोई ऐसी ट्रिक वाली बात नहीं है। पानी से भारी, पानी भरा हुआ है, डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। हमने इसकी अभी बात करी थी कि पानी फैलता है, बोतल उतना नहीं फैल पाती जितना पानी एक्सपेंड कर जाता है, विस्तारित हो जाता है, इसलिए टूट जाती है। अब ये कह रहा है जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर बोतल का आयतन घट जाता है, जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। ये सबसे ज्यादा सटीक ऑप्शन लगता है। कह रहा कांच ऊष्मा का कुचालक है। भाई उसने सुचालक, कुचालक या अर्धचालक इस तरह के क्वेश्चनों को उसने नहीं पूछा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी अलग हो जाएगा। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है।
4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पानी का घनत्व कम हो जाता है और आयतन बढ़ने लगता है। हर बार हम इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। ये कर इसलिए रहे कि आपके दिमाग में एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एकदम से बात बैठ जाए, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ना रहे, इस वजह से ऐसा किया जाता है। उसका आयतन बढ़ जाता है लेकिन बोतल का आयतन स्थिर रहता है, जिसके कारण बोतल क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब हम बात करेंगे अपनी जो बुक है उसके बारे में। तो इस पुस्तक में जैसे हमने कई जगह पे डाटा को एक्सप्लेन किया है, अलग अलग तरीके से लिखा है, अल्फा बीटा गामा के रेशियो को भी पूछा गया है अलग एग्जामों में, और उनका ये भी अब नहीं पूछा है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं पूछेगा। अगर रिलेशन है तो रिलेशन पूछ सकता है, तो उस चीज को आप इसमें नोट कर सकेंगे। और भी हमने कई सारे फैक्ट, जैसे हमने वो ग्राफ वाली बात कही, अगर आपने ग्राफ सीख लिया तो पानी बर्फ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रीलिम पॉसिबल नाम की जो अरिहंत की बुक है, इस पुस्तक को आप बिल्कुल खरीद लीजिएगा। उसके साथ साथ अन्य जो पुस्तकें हैं, चाहे वो भारतीय इतिहास की हो, भारत के भूगोल की हो, या राज्य व्यवस्था की हो, या अर्थव्यवस्था की हो, अगर आप इस साल दे रहे हैं पेपर, तो अपनी तैयारी को धार देने के लिए आप इन पुस्तकों को भी खरीद लीजिएगा। इसके साथ ही आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि मौसम बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। मैं स्वयं भी इस चपेट में आ गया हूं। केयर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वायरल फीवर चल रहा है, तो उससे बचने के लिए आप बहुत ध्यान से सुबह गर्म कपड़े पहने, क्योंकि दोपहर में एकदम गर्मी रह रही है और सुबह शाम एकदम से ठंड हो रही है। अब ये तैयारी का टाइम है, अगर इसमें 2 दिन भी बुखार आ गया तो मामला बहुत ज्यादा डेंजर हो जाएगा, उसका हमारी तैयारी पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो इसके साथ ही विराम देते हैं अपनी वाणी को। आगे मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।